सर वो शीट का डिस्कशन कब लेना? बेटे क्या बोल रहे हैं? शीट डिस्कस करनी थी, मैं सेक्शन आइटम किया था पार्ट में। पेपर का सॉल्यूशन? नहीं सर, शीट शीट ईएमएफ की। एक मिनट, अब मैंने वॉल्यूम कम कर रखी थी। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? ईएमएफ की शीट सर, सेक्शन आइटम बोला हाँ था। हाँ हाँ, डिस्कस करना था ना। हाँ हाँ तो सर। पूछो, डाउट पूछो भाई, इसमें से क्या डाउट? निकालो, शीट निकालो। हाँ, बोलिए भाई, क्या डाउट है? सर D3 और D4 होगा। हम्म। ये कौन सा बेटे, पार्ट वन पार्ट टू? नहीं, पार्ट 1। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं ये स्पष्ट करना है। T3 के दो पार्ट हैं। देखो, जैसे ए वाले पार्ट की बात करते हैं अपन, तो उसमें हमें दिया हुआ है इन द फिगर ए द रेडाई ए बी एज वेल एज द एंगल फाई आर नो। मतलब एक कोई आर्क है बेटे ऐसा, सर्कुलर आर्क है, and let's say it subtends an angle phi at the center. सेंटर पे फाई एंगल सबटेंड होता है। और एक और आर्क है, वो भी कॉन्सेंट्रिक है। वो इस तरह है। अब छोटे वाले की रेडियस है, मतलब एक की रेडियस ए है, ये इसकी रेडियस
करंट कुछ इस तरह से flow हो रहा है। देखो ये जो स्ट्रेट वायर सेगमेंट्स, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ ये कर्व सेगमेंट्स ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ए बी सी डी, तो ए बी वाला सेगमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो लिख देते हैं। उसको अगर B1 कहूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, एन हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई टू बाई म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर, तो उसकी रेडियस बी है। और सी डी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको B2 अगर मैं कहूँ तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन, एन की जगह लिखेंगे टू पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई आई डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू टू बी माइनस म्यू नॉट टू पाई माइनस पाई आई डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू टू ए। इस तरह से ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर। सर वो स्ट्रेट वायर की वजह से हमने क्यों नहीं लिया, वो उसी पॉइंट से स्ट्रेट पास कर रहा है इसलिए क्या? वायर, हाँ, क्योंकि एंगल वो साइन थीटा 0 हो जाएगा, वैसे ही ना स्ट्रेट सर? वायर इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना। सर तो आवाज नहीं जैसे आ रही मान लो आपकी। ये कोई स्ट्रेट सेगमेंट है, साइन थीटा 0 हो जाएगा वेक्टर के बीच का। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही भाई। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल 0, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। ओके, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री 0 है, इस वजह से हाँ ये ठीक है सर। अच्छा, तो इसका जैसे इसका बी पार्ट भी है ना, बी पार्ट में क्या है? सर अ, उसमें भी मतलब ये जो सेंटर से जो दो लाइन पास हो रही है उसका तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, जो बी बी दिया है दो साइड उन्हीं दोनों की वजह से आएगा, है ना? बिल्कुल, इनका जो ये जैसे ये है ना, यस सर। स्क्वायर के कुछ इस तरह का है, ये इधर से ऐसे एक्सटेंड करके यूं आता है, फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, ये आगे ऐसे। तो बेसिकली ये वाला वायर नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये नहीं प्रोड्यूस करेगा, राइट? ये यस दोनों सर। प्रोड्यूस करेंगे। ए बी सी डी ई, तो बी ड्यू टू ए बी लिखते हैं। अब ए बी की वजह से जब आप लिखोगे तो यहाँ पर सेंटर पे लिखना होगा, और ये पूरी डिस्टेंस हमें स्मॉल बी दिया ही हुआ है, तो अंदर की तरफ आएगा, है ना? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इट विल बी इनटू द प्लेन
और कितना आएगा बेटे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई बी इंटू, एक तरफ तो 0 डिग्री बन जाएगा तो साइन 0 डिग्री प्लस एक तरफ ये वाला एंगल बनेगा, दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का साइन कितना होगा, ए बी बाई ये हो बी जाएगा सी। बी अपॉन 45 डिग्री हो जाएगा, हाँ 945 ये 1/√2। ठीक है, ये ए बी की वजह से। उसी तरह से बी ड्यू टू बी सी क्या होगा, ये लिखो, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। यस सर। डायरेक्शन तो इसका भी इनटू द प्लेन ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय अगेन 4 पाई बी, फिर से ये भी वही आएगा 1/, ठीक है। अच्छा, AE और CD की वजह से B विल बी 0, और फिर बात रही DE की वजह से, ड्यू टू डी, तो वो भी गोइंग इनटू द प्लेन ही आएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट एन, 3 4 है, एन की वैल्यू क्या है, 3/4, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई रेडियस, तो दैट इज 2a। ये ऐसा आ जाएगा, अब इनको ऐड करके रिजल्ट निकालना। हाँ बेटे, और बोलो, और क्या डाउट है, D3 के बाद अगला क्या है। D4 में सर आवाज आपकी थोड़ा रुक रुक के आ रही है। क्या बोल रहे हो बेटे, डाउट बहुत है।
आवाज सर मैम क्या आ रही है आपकी, क्लियर नहीं लगी थी। एक मिनट, एक मिनट यार। अच्छा, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। शायद अब कुछ फर्क महसूस हो। पहले क्या था, मेरा पावर चला गया था तो मैं मोबाइल डेटा से यूज कर रहा था। अभी शिफ्टेड टू वाईफाई। हाँ, और बोलो बेटे, आप क्या डाउट है? D4 में। D4। सर D4 डी कौन सा बेटे? बेटे चैट बॉक्स में लिखो यार, क्या डाउट। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। ओके, उसका बी पार्ट में देखो क्या है बेटे। जो हमें ये बोर्ड का जो प्लेन बनाया हुआ है ना, वो कौन सा प्लेन बनाया हुआ है? वाई जेड प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है। और उस वाई जेड प्लेन में क्या है बेटे? एक सेमी सर्कुलर वायर एलिमेंट, दैट इज इन वाई जेड प्लेन। और एक इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल, ना, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वायर आ रहा है जो कि आई करंट कैरी कर रहा है। और फिर ये एक स्ट्रेट वायर जा रहा है। ये जेड एक्सिस के पैरेलल ही है। ये किस प्लेन में बेटे? ये भी वाई जेड प्लेन में। ये वाला वाई जेड प्लेन में है, ये वाला वाई जेड प्लेन में है। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये इसका प्लेन अगर बात करूं तो दिस प्लेन इज एक्स वाई, राइट। यस सर। अब पहले इस वाले वायर की वजह से देख लेते हैं, ये ओरिजिन पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाला जो वायर है, ये प्रोड्यूस करेगा नीचे की तरफ ना। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है ऐसा। इसको B1 लिख देते हैं। सर्कुलर वायर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, और ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। B1, B2। तो B1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये Z के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस के कैप लिख देते हैं यहाँ पर। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। और ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R। B2 वेक्टर जो होगा वो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में होगा। और कितना हो जाएगा बेटे? म्यू नॉट एन। एन को कितना लिख देंगे? 1/2 I डिवाइडेड बाई 2R, सेमी सर्कुलर की वजह से। और B3 यानी इस वाले स्ट्रेट वायर की वजह से लिखेंगे, ये फिर से सेमी इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई R। और ये किस डायरेक्शन में होगा? ये भी माइनस आई कैप डायरेक्शन में ही। अब इन तीनों को ऐड कर दो, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, उससे पता चल जाएगा। और बोलिए भाई, और क्या डाउट?
E6 E6 क्या बोल रहे हैं बेटे? A tightly wound long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal sheet carrying a surface current. The surface current through width dl of the sheet is kdl, है ना? तो current per unit length for sheet ये किसके बराबर हमें दिया हुआ है? k के बराबर। और जैसे मान लो ये इस तरह से शीट रन कर रही है, शीट runs through like this। तो हमें क्या दिया हुआ है? एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड किस तरह से रखी हुई है भाई? देखो अगर शीट में करंट कुछ ऐसे जा रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर, इधर आएगा बी ड्यू टू शीट। और सोलेनॉइड को मान लो हमने कुछ रख दिया है इस तरीके से, तो इस सोलेनॉइड के अंदर देखोगे तो सोलेनॉइड खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो कुछ ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है। दिस विल बी ड्यू टू सोलेनॉइड। अब क्या है? हमको बोलते हैं हमने मान लो सोलेनॉइड की एक्सिस को टिल्ट कर दिया, 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, उसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो क्या होगा बेटे? अब इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की नई वैल्यू पता लगा सकते हैं, है ना? रिजल्टेंट की जो है वो नई वैल्यू आप पता लगा। सर सेकेंड वाले केस में सिर्फ रिजल्टेंट बताना है ना, मतलब उसको वैसे रखा है ना? हाँ रिजल्टेंट बताना है। जब हमने टिल्ट करके रख दिया तो रिजल्टेंट क्या होगा इसमें? और सर मतलब फर्स्ट वाले केस में सोलोनाइट कैसे रखा हुआ है, मतलब किस डायरेक्शन में? फर्स्ट वाले केस में सोलेनॉइड कैसे रखा हुआ है उसमें वो लिखा है ना बेटे सोलेनॉइड का, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो उसका एक्सिस जो है ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक्सिस तो मेटल शीट के मतलब पैरेलल ना? हाँ शीट शीट के एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है ना। हाँ। हम्म। और साथ में एक और कुछ कंडीशन भी दी हुई है क्या हमको? कि सेंटर पे उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है सोलोनाइट के अंदर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो जीरो कैसे होगा बेटे? जैसा मैंने डायग्राम बनाया उसी तरह से जीरो हो सकता है। हाँ सर समझा। समझा? अगर तुम मतलब जैसे इसको क्या है 90 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो फिर क्या होगा? फिर थोड़ी जीरो हो पाएगा।
हाँ सर समझा। और अब इसमें जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि भाई हमने क्या कर दिया, सर्टेन एंगल से इसको हमने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, 60 डिग्री एंगल से ही रोटेट किया है ना। The magnetic field near the center of the solenoid is found to be zero. Find the current in the solenoid. तो करंट तो हम पता लग जाएगा कैसे, म्यू नॉट एन आई को हम किसके इक्वेट कर देंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट के बाई 2। तो आई की वैल्यू पता चल जाएगी, के डिवाइडेड बाई 2n, राइट। फिर अगले पार्ट में हमको बोलते हैं क्या कर रहे हैं, रोटेटेड टू मेक इट 60 डिग्री। If the solenoid is rotated to make its axis 60 degree to the plane of the metal sheet, what would be magnitude of magnetic field near its center? उसकी एक्सेस जो है वो प्लेन ऑफ मेटल शीट के साथ 60 डिग्री एंगल पर, तो इसको आप 60 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का भी 60 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगा, है ना। तो शीट के मैग्नेटिक फील्ड में और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, उस मैग्नीट्यूड को बी मान लेते हैं, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bb कॉस 120 डिग्री, तो वो बी ही रिजल्टेंट है, ठीक है। अच्छा, या ऐसा भी हो सकता था कि हम इसको इतना रोटेट कर देते कि शीट का मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 60 डिग्री हो जाता। इस केस में अगर आप करते तो आपको क्या करना पड़ता, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2bb कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 आ जाता, तो √3b आंसर आ जाता। तो दो तरह, इस केस में मैंने रोटेट 60 डिग्री से किया, रोटेटेड बाय, और इस केस में हमने रोटेटेड बाय 120। और बोलो भाई। सर जब हम लोग ने मतलब सोलेनॉइड को 60 डिग्री रोटेट किया तब उस पे फोर्स लगेगा क्या? तब उस पे क्या लगेगा बेटे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शीट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शीट की वजह से सोलेनॉइड पे फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्योंकि देखो ये तो फील्ड जो शीट जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो तो यूनिफॉर्म फील्ड है ना, हाँ और यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप पे तो फोर्स जीरो ही होता है, एंड सोलेनॉइड इज लाइक मेनी लूप्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, इंडिविजुअली सब पे फोर्स जीरो ही आ जाएगा उसका, अच्छा, हाँ ठीक है सर समझा। है ना। तो इस तरह से सोच सकते हैं। और बोलो। F4 F7 F8 F9, क्या F4 में हमें दिया हुआ है, two long parallel wires carrying currents 2.5 ampere and
I ampere in the same direction direct into the plane of paper are held at P and Q respectively, such that they are perpendicular to the plane of the paper. The points P and Q are located at distance 5 meter and 2 meter from a collinear point R. An electron moving with velocity itna along the positive x direction experiences a force of magnitude itna at the point R. Find the value of I. Okay. So भी एक वायर है P, एक वायर है Q, एक पॉइंट है R. और P में 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, Q में I करंट फ्लो. R से P 5 मीटर की दूरी पर है और Q जो है वो 2 मीटर. इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है 4 into 10⁵ मीटर पर सेकंड से. और उस पे फोर्स लगता है 3.2 into 10⁻⁻20 न्यूटन. देखो ये जो P पे जो वायर, अगर फोर्स इतना लग रहा है, P पे जो वायर है वो R पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे नीचे की तरफ. Q पे जो वायर है वो भी R पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ही प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो वेलोसिटी और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे आएगा. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में बीच में एंगल 90 डिग्री. तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे? QVB. फोर्स है 3.2 into 10⁻⁻20. चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिख देता हूँ क्योंकि फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ. 1.6 into 10⁻⁻19. वेलोसिटी दी हुई है 4 into 10⁵ और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा. तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये इधर से कैंसिल होकर ये हो जाएगा इधर. इसका मतलब B की क्या वैल्यू आ गई? 1/2 यानी के 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 ऐसा आ जाएगा. ठीक है. अब इस B को मैं B1 + B2 ऐसा लिखता हूँ. ये है 0.5 into 10⁻⁻6. P1 मतलब P वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको लिखेंगे μ0 I डिवाइडेड बाय 2πd आ जाएगा 5 प्लस μ0 I डिवाइडेड बाय 2π. μ0 को लिख देंगे 4π into 10⁻⁻7. तो 4π/2π, तो 2/2 into 10⁻⁻7 प्लस 4π into 10⁻⁻7. तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. I into 10⁻⁻, तो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 हो गया. तो करंट कितना आ जाएगा बेटे? 4 एम्पियर का करंट आना चाहिए. क्यों भाई, समझ में आई बात? समझ में आया बेटे?
यस सर। और बोलो F4, और F4 के बाद अगला क्या डाउट तुम्हारा? F6 था क्या? F7 सर। F4, F7, F8, F9, F7 को देखते हैं। Particle of mass m and positive charge q moving with uniform velocity v enters a magnetic field B as shown in the figure. 45 डिग्री एंगल बना रहा है ना? Find the radius of the circular arc it subtends in the magnetic field. Find the angle subtended by the arc at the center. How long does the particle stay inside the magnetic field? Solve three parts of the charge q on the negative. तो भाई देखो क्या है, ऐसा सवाल हमने किया है। ये हमें अभी पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और ये बाउंड्री हो गई, बाउंड्री के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ये एंटर करता। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो आप v क्रॉस b वेक्टर करो। कौन सा वेक्टर पता करो? v क्रॉस b। v क्रॉस b जब करोगे तो वो कुछ इधर आ जाए, और चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो इधर ही रहेगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। यानी हमें डायरेक्शन किसकी पता चल गई बेटे? फोर्स की डायरेक्शन हमको पता चल गई, वो यहाँ कहीं पे है। अब फिजिकल फोर्स लग रहा होगा, वहीं पे सेंटर होगा इसके पाथ का, यहीं कहीं पे इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, और ये चलते हुए कुछ ऐसे मूव। ठीक है, तो इसका फील्ड के अंदर तो सिर्फ इतना ही पाथ हुआ है ना। अब ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो अगर देखें हम, तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री, राइट। कुछ ऐसा इसको बनाता है, ब्यूटीफुल डायग्राम, समथिंग लाइक दिस। ये वो बाउंड्री है, ये चार्ज पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है, और एंगल वगैरह की जहां तक बात है, तो नॉर्मल के साथ 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी ऑफ कोर्स कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा, है ना। यहाँ कहीं पर इसका सेंटर है, इसको इधर से ज्वाइन करते हैं, इसको इधर से। अब देखो बेटे, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45, ये भी 45 हो जाए, ये भी 45 हो जाए।
तो ये एंगल को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। हाँ, तो इतने एंगल से रोटेट हुआ ये π/2 एंगल से रोटेट हो गया। अगर आपको टाइम पता लगाना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी qb/m कर दो, तो πm डिवाइडेड बाय 2qb इतना टाइम आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पता लगानी है क्या रेडियस, तो रेडियस का तो सीधा सच्चा सा फॉर्मूला हाँ सर। mv/qb ही होता है। यस। डिस्टेंस पता लगानी है तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, πmv/2qb ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें इन्होंने एक बात और कही कि साहब अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो क्या होता, तो भाई फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता। जैसे ये बाउंड्री है, चार्ज पार्टिकल कुछ इस प्रकार से इसको एंटर किया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बी क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन इधर आएगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो तो अपोजिट उस होगा। पर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा। अब क्या है भाई, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45, ये भी 45। तो पार्टिकल ऐसे मूव किया है बेटे, ये पूरा पार्ट उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कवर किया। तो कितना एंगल सबटेंड किया, एंगल इज 2 पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट करो, टाइम की बात करेंगे तो θ/ओमेगा, ओमेगा को रखेंगे qb/m। डिस्टेंस कितनी चलेगी, टाइम इंटू स्पीड 7 πmv/, ये इतनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस। बाकी सारी कैलकुलेशन फिर उसी हिसाब से कर सकते हैं, पर रेडियस पे तो कोई फर्क नहीं रहेगा, रेडियस विल रिमेन इक्वल टू mv/। और बोलो भाई, F7 का F9 था तुम्हारा डाउट ना, F9 क्या, एट भी है सर। F8, F8 भी है। ओके, देखो F8 में क्या दिया हुआ है हमको,
both the particle of mass type project into region of having perpendicular magnetic and the angle of deviation of the particle as it comes out magnetic field if the width of the region is d. देखो ये बड़ा है, इसमें क्या है पार्टिकल कुछ इस प्रकार ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पार्टिकल को अपन ने कुछ ऐसे वेलोसिटी दी थी, ठीक है, और v क्रॉस b करेंगे तो यहाँ पर इसका सेंटर कहीं पे आ जाएगा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, है ना। वैसे अगर देखा देखो हर जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो इसका पाथ कुछ इस तरह का होता। ऐसा इसका पाथ होता। कब होता है ऐसा पाथ बेटे? अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होता तो इस तरह का पाथ इसका है। अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अफसोस की बात है कि हर जगह नहीं, कहाँ है? कुछ लिमिटेड रीजन में है, सिर्फ यहीं तक है। तो क्या होगा बेटा? सिर्फ अगर यहीं तक है तो इतना ही चक्कर चलेगा, इतना यहाँ से, और उसके बाद फिर सीधे उड़न छू ऐसे आया और सीधा चलते हुए आया, थोड़ी देर घूमा जब तक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में था, फिर बाहर निकल गया क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी जीरो है, सिर्फ इसी रीजन में अंदर की ओर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ध्यान दो तुम कि ये जो सेंटर है ना उसको मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, कहाँ से? जहां से ये बाहर निकलना है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस रेडियस के बराबर हैं कि नहीं? both these distances are equal to what? Radius of the, यस सर। और ये वाली जो डिस्टेंस ये d के बराबर है। और अगर तुम देखो तो इतने एंगल का डेविएशन होता है ना, इतने एंगल का, इसको डेल्टा बोल देता हूँ। आर बेसिकली ये पूरी है, लेकिन यहाँ पर आर एस हाइपोटेनियस का काम है, तो tan डेल्टा को क्या लिख देंगे? tan डेल्टा को लिख देंगे d बाई आर, तो डेल्टा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ d बाई, डेल्टा हो जाएगा tan इनवर्स d बाई, और टाइम की अगर बात करें तो टाइम तो डेल्टा बाई ओमेगा करना है, क्यू बी बाई एम, तो एम बाई क्यू बी इंटू tan इनवर्स ऑफ डी बाई आर, ऐसा कर दो तो आपको टाइम आ जाएगा। बस होने में इसमें हमसे क्या पूछा था? टाइम ही पूछा था क्या? फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ एक्सिस, और ये डी बहुत छोटा दिया हुआ है हमको,
तो हमसे तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं था। अब ध्यान दो, tan डेल्टा की वैल्यू आप लिखोगे तो d बाई आर, आर को लिखेंगे एम बी बाई क्यू बी। अब देखो, बिकॉज d इज वेरी स्मॉल, tan डेल्टा को डेल्टा ही लिख सकते हैं। तो डेल्टा ही अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बी डी डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बी डी डिवाइडेड बाई। अच्छा अच्छा, सॉरी, इसके तीन पार्ट है। ये बोल रहे हैं अगर विड्थ एम वी बाई क्यू बी से छोटी हुई तो क्या होगा। तो उस केस में आंसर ये आ जाएगा बेटे, कौन सा, इसको हटा दो। तो डेल्टा का क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्यू बी डी डिवाइडेड बाई एम। ये डेल्टा की इतनी वैल्यू। अगले बात में बोल रहे हैं कि इफ width d of the region is very slightly smaller than इतना, मतलब रेडियस से छोटा तो पहले से ही है, अब और भी छोटा हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल स्टिल रिमेन द सेम। लेकिन थ्री थ्री टाइम्स द रेडियस से थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब क्या है। देखो जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें बोल रहे हैं कि जो विड्थ है इट इज ओनली वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन 3 mb बाई क्यूबी, मतलब स्लाइटली स्मॉलर देन 3r। इसका मतलब क्या है, डी आर से तो बड़ा ही है। अब यदि डी आर से बड़ा है तो इसको क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करने का मौका मिल जाए, सर्कुलर पाथ में मूव करने का मौका इसको। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करने का मौका मिल गया तो क्या होगा बेटे, ये जाएगा सर्कल पूरा करता जाएगा, ये सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तक पहुंचा। जैसे ही इस पॉइंट तक पहुंचेगा वापस से सीधे उड़न। तो क्या हुआ भाई, टोटल डेविएशन की अगर बात करूं तो इस केस में तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि 180 डिग्री का डेविएशन होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई भाई। यस सर। हो गया तुम्हारा F8। अब F9 में क्या बोल रहे हैं, F9 में बोल रहे फिगर शोज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना and mass इतना is projected perpendicular to the plane of the diagram with a speed इतना at distance 50 centimeter from the lens. The axis of the lens and the circle are same, so that the image of the particle goes along a circle and find the radius of it. सर इसमें रेडियस निकाल लिया है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है, उसके बाद क्या करना है वो नहीं समझता। अच्छा, इसका रेडियस आ गया ना तुम्हारे पास एम वी बाई क्यू बी करके, है यस सर। ना। तो बस फिर उसके बाद तुमको क्या करना, मिरर फॉर्मूला लगा मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करना है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, मैग्निफिकेशन को लिखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को एफ अपॉन एफ माइनस, है ना। क्या वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये तो इसके लिए होगा, तो मैं इसको
लिख लो ऐसा, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो u हमें कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। हाँ V30 आता है। f को +10 लिखो, 1/v आ जाएगा 1/10 माइनस 1/30, 1/15, राइट। V30 सेंटीमीटर आ रहा है। v कितना आ रहा है बेटे? 30 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन पता कर लो, वो क्या होता है, मॉड v बाई मॉड u, अच्छा ठीक है यानी सर। 30 डिवाइडेड बाई 15। तो 2 उसका मैग्निफिकेशन आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर सर्कल, रेडियस के सर्कल में चल रहा है, तो उसकी इमेज क्या होगी, ट्वाइस द रेडियस सर्कल। जितने भी रेडियस में वो चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा, उसके दुगने रेडियस के सर्कल में उसकी इमेज चलेगी। तो 2 mv/q भी करना होगा। और बोलो बेटे। सर G3। सेक्शन जी में, यस सर। हाँ कौन सा? 3 G3। G3। यस सर। ओके, देखो G3 में बोल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन गन emits इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इतना, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, और कैसे एमिट करता है भाई? The electrons are required to hit the spot S where Gs is 0.1 meter. ये x एक्सिस। यहाँ पे कोई S स्पॉट है, वो इसको हिट करना है। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। Gs की डिस्टेंस दी हुई है 0.1 मीटर के बराबर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू Gs एग्जिस्ट। अच्छा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। बड़ी अच्छी बात है। और पार्टिकल जो है वो इधर निकल रहा है। तो होगा क्या भाई? देखो हेलिकल पाथ का केस बन गया है। यस सर। पाथ विल बी हेलिकल, ना। और वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व कर लूं अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो u cos 60 आ जाएगा। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो वो u sin 60 है। अब u क्रॉस b के हिसाब से क्या होगा, ये ऐसे बाहर आएगा पार्टिकल, है ना, बाहर आकर के वापस लौटेगा, वापस लौटेगा, तो इस वाली लाइन को बार बार टच करेगा ये। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि ये s तक पहुंच जाए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, gs जो डिस्टेंस है वो n टाइम्स पिच के बराबर होना चाहिए। gs डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स द पिच। gs दिया हुआ है 0.1 मीटर, कुछ इंटीजर नंबर। पिच को क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू
टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई m by QB। इसमें अगर कुछ नोन है तो वो आप बता। क्या वैसे पूछा क्या है इन्होंने? स्पीड पूछी है क्या? स्पीड मिनिमम पूछा है वैल्यू कि ऑफ कितना बी। चाहिए, है ना? तो b की वैल्यू जब आप लिखोगे तो b कितना आएगा बेटे? 2 पाई m u cos 60 डिग्री इंटू n डिवाइडेड बाय यस। और बोलो बेटे। सर ये GS इज इक्वल्स टू N इंटू पिच क्यों किया आपने, ये थोड़ा clear- क्या बोल रहे हो बेटे, कुछ डाउट है? सर GS इक्वल्स टू N टाइम्स पिच क्यों किया आपने? भाई क्योंकि अ, देखो ये इस वाली लाइन को, जो मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन होती है, यस सर। उसको उसको बार बार टच करता है ये, है ना? और तो पहली बार तो कहाँ पे टच कर रहा है? जहाँ से स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन पे, वहीं से टच कर रहा है। अगली अच्छा। बार कब जब टच करेगा, मान लो इस पॉइंट पे टच करता है, फिर वो इस पॉइंट पे टच करता है, तो ये दो सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच की दूरी पिच ही तो बोलते हैं इसको अपन। हाँ यस सर। ठीक है? और हम चाहते हैं कि जो एस पॉइंट है वहां पे ये गन से निकलने वाले पार्टिकल्स वहां पे जाकर के इकट्ठे हों, है ना? वहां पे टकराए, वहां पे पहुंचे, उसको हिट करें, एस पॉइंट को हिट करें। तो एस पॉइंट को हिट तभी तो करेंगे जब ये जीएस पिच के बराबर होगा, क्योंकि वो तो खाली जब पिच कंप्लीट होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन को टच करता है, वरना तो मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन से अवे ही रहता है, पार्टिकल घूमता रहता है। ओके सर। है ना? पिच के बराबर तो करना ही पड़ेगा, वरना वो टच कैसे करेगा एस पॉइंट को? समझ में आई बात बेटे? और बोलो। H3 और H6 सर। H3 1 सेंटीमीटर का रेडियस है और इतना मैग्नेटिक फील्ड है। देखो स्ट्रेट लाइन पाथ कब हो पाएगा उसका? दो केस। अच्छा अभी जो है उसकी सर्कुलर पाथ में चल रहा था, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर था, बी क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर आ जाएगा फोर्स। तो कुछ इस तरह के पाथ में पार्टिकल चल रहा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर आ जाए बेटा, सो दैट ये दोनों बराबर हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो क्यू भी होता ही, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू हो जाए, तो काम हो जाए।
सर एक चीज और पूछनी, जब भी स्ट्रेट पाथ में चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा तभी पॉसिबल है ना ये? इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? क्योंकि भाई देखो दिक्कत क्या है, उसके अलावा क्या हो पाएगा भाई? उसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी मेरे को नजर नहीं आती है। आर की वैल्यू पुट कर दो तुम, मतलब वी की वैल्यू आर के टर्म्स में पुट कर दो, क्यू बी आर बाई एम इंटू एक और बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्यू बी, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू बाई एम की वैल्यू पता चल जाएगी, ई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। दोनों दिए हुए हैं ना, ई और बी दोनों दिए हुए हैं, आर दिया हुआ है। देखो और कोई संभावना है नहीं बेटे इसमें, क्योंकि पता क्या क्या चक्कर पड़ेगा, सुनो मेरी बात को। जैसे तुम ये कहना चाहो कि भाई सर ऐसा हो जाए, देखो समझ रहा हूँ, ये थोड़ा बात किसके दिमाग में चल सकती है, कोई कहे कि साहब ठीक है अभी ये सर्कल में चल रहा था, अच्छी बात है, इसका मतलब मान लो कि ये किसी समय पर कुछ इस पोजीशन पे है, यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है क्यू यू बी। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया और वो इस फोर्स को बैलेंस कर दे, और साथ में एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर भी आ जाए जो कि इधर फोर्स भी प्रोवाइड कर दे, तो ये वाला फोर्स इससे बैलेंस हो गया, और ये जो फोर्स बचा उस फोर्स से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन देखो यही चक्कर खाद पड़ जाएगा हमारे, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो अब ये वाला फोर्स जो है वो इसको बैलेंस, बढ़े हुए फोर्स को कैसे बैलेंस करेगा? या तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा बढ़ाओ, तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का काम फिर अचीव नहीं कर पाए। तो उसके लिए बेटर क्या है साहब कि हम मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से कैंसिल ही कर दें, तभी ये बचे रह सकते हैं, वरना बचे नहीं रह सकते। क्यू वी बी को बराबर कर दो क्यू ई के, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और v को r बराबर होता है एम बी बाई क्यू बी के, तो v की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम इंटू बी इज इक्वल टू ई। तो क्यू बाई एम की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? क्यू बाई एम की वैल्यू आ जाएगी ई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू, और बोलो। HCl सर।
H6 क्या है बेटा? हाँ, H6 किधर है? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटे? सर H6 H6 यार मेरे में तो H5 ही है। H6 कौन सा है? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो या चैट बॉक्स में फोटो भेजो या व्हाट्सएप पर फोटो भेजो। भेजता हूँ सर। मेरे ख्याल से फिर H3 जो आपने बताया वो थोड़ा डिफरेंट था क्या? आप H3 का फर्स्ट लाइन पढ़ सकते हो क्या, एक दो वर्ड? H3 का फर्स्ट लाइन जो मेरे पास है वो ये है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। नहीं नहीं सर, ये नहीं था। ये नहीं था क्या? हाँ सर, वो मुझे लगा क्या था? मेरा। तुम्हारा वाला पढ़ो जरा, क्या है? सर, a current I is passed through a cylindrical gold strip of radius r. हाँ नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है। एक मिनट सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। अच्छा, अरे सुनो बेटे, व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा यार। व्हाट्सएप पे क्या है, मेरा ये फोन अभी जस्ट डिस्चार्ज हुआ पड़ा है, तो कोई और मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा तुमको। चैट बॉक्स में भी भेजने का फैसिलिटी होता है क्या? लेकिन चैट बॉक्स में तुम कैसे भेजो? अच्छा तो तुम फिर सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ के मैं बता दूंगा तुमको। पढ़ो, पूरा सवाल पढ़ दो एक बार। H3 तो बड़ा है सर, मैं H6 पढ़ देता हूँ, वो थोड़ा सिंपल है। ठीक है, ठीक है। सर पढ़ रहा हूँ। A particle having mass m and charge q is हम्म, released from origin in a region in which electric field and magnetic field are given by सर हम्म, B दिया हुआ है प्लस B नॉट J कैप, हम्म, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से दिया है प्लस ई नॉट आई कैप। हम्म, सर फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। हम्म, बस इतने क्वेश्चन। हम्म। तो बेटे देखो क्या है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो तुम इसमें। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लो पार्टिकल किसी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, राइट? यस सर। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क मैग्नेटिक फील्ड का, वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने ये बात पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कोई वर्क नहीं करता, यस सर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही बराबर होगा किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट, तो यस सर। वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो उसके वर्क को हम सिंपली क्यू ई नॉट एक्स लिख सकते हैं क्या? यस सर। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट टू क्यू ई नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एम। समझ में आई बात बेटे? हाँ स्पीड सर। एज फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट आगे। सर यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे सोचा आपने? वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे सोचा? देखो वही था, इन्होंने पहली बात तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्पीड, है ना? यस सर। तो यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन में बात नहीं करी है ना? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए तो स्पीड पता चल जाएगा। ओके सर। फिर दूसरा इन्होंने आगे एक और हिंट दे दिया कि एज फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट पता लगाओ, है ना? यस सर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस पता है। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस से क्या पता लगा सकते हैं? मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये पता चल गया मेरे को, यानी वर्क पता चल जाएगा। और वर्क से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी से स्पीड आ जाए। तो इस तरह से मैंने सोच लिया। सर अगर वाई या जेड कोऑर्डिनेट बोलता है तो निकाल पाते क्या? हाँ तो फिर क्या है, फिर बहुत बवाल हो जाता है इस सवाल में। ओके सर। फिर मतलब क्या हो तो जाता, इस तरह का सवाल किया तो है ही अपन ने, याद है? हाँ अपन सर, ने, वो कराया था। है ना? तो होगा तो वैसे ही।
एक्चुअल मेथड तो वही है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के सॉल्व करना, हाँ सर वैसे ही थोड़ा ठीक है। अलग है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सॉल्व कर सकते हो। Yes. अच्छा, वो H3 भी पढ़ दो तुम, मैं मतलब तुम्हें पढ़ने में समय लगेगा, मैं समझ आऊंगा उससे, पढ़ो क्या है। सर आपके इसमें H2 कौन सा है? H2 कौन सा है? हाँ, H2 वही है। करंट आइस पास थ्रू ए सिलेंड्रिकल गोल्ड स्ट्रिप ऑफ रेडियस हाँ आर। हाँ हाँ सर यही है यही है। अच्छा यही है ना। अच्छा अच्छा, तो देखो क्या है, ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है उसका, है ना, हाँ, सर diagram। कुछ इस तरह का डायग्राम भी। सिलेंड्रिकल गोल्ड स्ट्रिप से आई करंट पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन दिया हुआ है ना। और क्या पूछ रहे हैं इसमें ये हमसे, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब तो निकाल लोगे तुम, है ना। हाँ सर। फिर बी पार्ट क्या है, if a magnetic field B exists in the region as shown in the figure, what is the average magnetic force on the free electron? तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, QV करना है ना, यस सर। और V की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट कर देना। क्यों ठीक है सर। भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों पुट करोगे, क्योंकि वैसे तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट मोशन होता है वो थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सुपरपोजिशन से ऑब्टेन होता है, राइट। अब लेकिन एवरेज वैल्यू पता करोगे तो वो थर्मल एनर्जी की वजह से एवरेज फोर्स जीरो हो जाएगा, तो एवरेज फोर्स तो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही आएगा। तो Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी, ऐसा कर दो तो ये एवरेज मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट accumulated on one side of the conductor along its length. This produces transverse electric field in the conductor which opposes the magnetic force on the electrons. Find the magnitude of the electric field which will stop further accumulation of electrons. What will be the potential difference developed of the width of the conductor due to the electron accumulation? Appearance of transients is order. देखो भाई, इसमें ऐसी ये कोई, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, है ना। ठीक है। अब करंट जा रहा है राइट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट में। यस सर। V क्रॉस B करूंगा तो उसकी डायरेक्शन तो नीचे आएगी, लेकिन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते जाते ऊपर की तरफ भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे। समझ में आ रही है बात बेटे। यस सर। और ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो ओवरऑल द कंडक्टर न्यूट्रल है, तो नीचे पॉजिटिव चार्ज भी मानना पड़ेगा। अब ये जो QVB का फोर्स जो ऊपर लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी, क्या होगा, ये जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे आएगा, उसको स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ऐसा लिख सकता हूँ। और जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर एक्यूमुलेशन होना बंद हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन सीधा ही निकल। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू बी, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत हमको पड़ेगी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू बी, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत आपको पड़ेगी। ओके सर। है ना। अब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ई डॉट डेल्टा आर, तो ई को डायमीटर 2r से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू बी इनटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आई बात बेटे। यस सर। और हो गए सर। हो गए बात। अब ये बाकी बाकी भी इसके कंप्लीट कर सकते हो, तो है ना बेटे, यस सर। बाकी क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। ये मैंने क्वेश्चन करने लायक तो तुमको पढ़ा ही दिया है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये क्या होता है ये अभी अपन पढ़ लेंगे। पैरामैग्नेटिक के बारे में तो मैंने तुम्हें लगभग लगभग बता दिया था, है ना। यस सर। अच्छा, एक बात और होती है रिगार्डिंग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के, द ससेप्टिबिलिटी of paramagnetic materials is inversely proportional to their absolute temperature, है ना। देखो क्या होगा बेटे, as temperature increases the random motion of molecules increases, है ना। Hence on application of external magnetic intensity, a lesser magnetization takes place because of fewer magnetic moments are able to align themselves in the direction of vector, right। हम बोल सकते हैं susceptibility is proportional to t raised to the power minus, या in fact magnetization is also proportional to t की power minus, and this law is called as Curie's, this law is called as Curie। देखो क्योंकि मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है भाई, मैग्नेटाइजेशन को हम काई एच लिखते हैं, ठीक है। अब एच तो क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी,
वो तो इन सब पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका, वो तो एक्सटर्नल चीज है ना। तो अगर ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो मैग्नेटाइजेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। लेकिन ये किसके लिए होता है? फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ। फिर हम बात करें बच्चों किसकी? डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है? एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट is that is different electrons of all atoms of an atom exactly cancel out each other's magnetic field. Hence, no magnetic moment of any atom. किसी एटम का कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखता हूं तो ये उसकी स्ट्रेंथ को कम कैसे कर देता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड कम कैसे कर देता है? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हमने पढ़ा था भाई, काई जो होता है ससेप्टिबिलिटी, इट इज स्लाइटली नेगेटिव, थोड़ी सी नेगेटिव होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी 1 से छोटी होती है। अब होता क्या है? when such materials are placed near a current source, according to Lenz law। हालांकि ये जो लेंस लॉ है ये अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे इसको, लेकिन तब भी कुछ आइडिया इसका तुम्हें होगा। लेंस लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। जैसे ही तुम इस मैग्नेट को, इस मटेरियल को, डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक करंट सोर्स के पास में रखोगे तो इस मटेरियल के अंदर वो करंट सोर्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश करेगा। यानी इस मटेरियल में से मैग्नेटिक
फील्ड का फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इलेक्ट्रॉन्स generating magnetic field in the direction of vector h, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, those electrons will slow down and those generating field opposite to the direction of vector h will speed up. जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करी है, उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे पहले से, वो तो स्लो डाउन हो जाएंगे, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पीड अप हो जाएंगे, एंड दिस लीड्स टू